यति भैरव के प्यार के आगे खुद को सरेंडर कर चुकी थी। वो भैरव को आज हर वो हद पार कर देने के लिए कह रही थी जिससे उनके दरमियां सारे फासले खत्म हो जाए। तुम आज जो चाहे कर सकते हो भैरव। इतना सुनते ही भैरव ने यति को अपनी तरफ खींचकर बाहों में भर लिया और फिर उसकी कमर को अपने हाथों में जकड़कर उसके होठों को चूमने लगा। तभी उसकी नजर यति की बंद आंखों पर पड़ी, जो उसे ये एहसास करवा रही थी कि वो खुद को पूरी तरह से उसे सौंप चुकी है। वो भी यति के साथ अपने रिश्ते की नई शुरुआत करते हुए प्यार के समुद्र में डूबने को तैयार था। तभी भैरव की नजर मिट्टी से लिपी उस जमीन पर पड़ी। ये जमीन भी मेरी किस्मत की तरह तुम्हें तकलीफ देगी। जब तुम्हारी बाहों का बिछौना है मेरे पास तो कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे यहाँ फिर कांटे ही क्यों ना बिछे हों। भैरव ने भीगी आंखों से मुस्कुराकर उसे और ज्यादा अपनी बाहों में कस लिया और फिर उसे चूमते हुए अपने हाथ उसके सूट की डोरी तक ले गया। उसने अपनी नजरें यति की नजरों से मिलाई और आंखों से उससे इजाजत मांगने लगा। तो यति ने अपनी पलकों को बंद करके उसे वो हर इजाजत दे दी जो भैरव का हक था। लेकिन भैरव ने जब उसकी डोरी को धीरे से खींचकर उसके कंधों से सूट को नीचे सरकाया तो उसकी नजर यति के गले पर बने हुए हाथों के निशानों पर पड़ गई। वो एकदम से घबरा गया। मैंने ये क्या किया तुम्हारे साथ? ये निशान। यति ने उसकी घबराहट को कम करते हुए उसके हाथों को चूम लिया और धीरे से उसके कानों में कहा, लगता है तुम्हारी हिचकिचाहट अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई। तुम इजाजत दो तो मैं वो भी कर दूंगा। यति ने भैरव के सीने पर हाथ रखते हुए उसे जमीन पर लेटा दिया और फिर भैरव के गले को चूमते हुए उसके कुर्ते के बटन को खोलने लगी। देखते ही देखते वो उसके सीने को चूमने लगी थी कि तभी उसकी नजर भैरव के शरीर पर बने अनगिनत ताजे घाव पर पड़ी। उसे ये समझने में देर नहीं लगी कि ये सब बाबा साहेब ने भैरव को काबू करने के लिए किया होगा। लेकिन इतने जख्मों से जूझ रहा भैरव यति के सामने बिल्कुल शांत था। उसके चेहरे पर राहत और होठों पर मुस्कान थी। इन सब की वजह मैं हूं ना। तुम्हें ये सब घाव मेरी वजह से दिए गए हैं ना। उन चोटों को छूकर यति के हाथ कांपने लगे थे। ये देख भैरव ने अगले ही पल उसे अपने आगोश में ले लिया और फिर उसके माथे, गाल, चेहरे और होठों को चूमने लगा। मेरी जिंदगी का, मेरी खुशियों का, मेरे वजूद का इकलौता कारण हो तुम, न कि इन जख्मों का। भैरव के होंठ यति के होठों पर कसते ही जा रहे थे। उसकी तेज सांसें यति के दिल में हलचल पैदा कर रही थी। उसकी बाहें यति के लिए वो घर बन गई थी जहां वो सबसे ज्यादा महफूज महसूस कर रही थी। आज दोनों के ही बीच की दूरी मिट रही थी। भैरव के होंठ जितनी भी बार यति के जिस्म को छू रहे थे उतनी बार उसे भैरव से एक नया प्यार हो रहा था। एक आखिरी वादा करना चाहता हूं तुमसे। मेरी इस बेमकसद जिंदगी का पहला मकसद तुम बनकर आई थी और आज तुमसे ही मैं मुकम्मल हुआ हूं। अब से इस जिंदगी का हर कतरा सिर्फ तुम पर निसार होगा। मेरी हर सांस सिर्फ यति से शुरू होकर यति पर ही खत्म होगी। अगले दिन जब सुबह की पहली किरण से यति की आंख खुली तो उसने खुद को भैरव की बाहों में पाया। तुम्हें देखकर ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम सोए ही नहीं? भैरव पूरी रात यति को अपनी बाहों में लिए उसे यूं ही निहारता रहा था। यति की बात पर उसने उसके चेहरे पर बिखरी जुल्फों को समेटते हुए वो कोई जवाब देता उससे पहले ही यति ने कह दिया, अब फिर तुम कोई बात बना दोगे। लगता ही नहीं कि कोई तुमसे कभी बातों में जीत पाएगा। भैरव ने प्यार से यति के माथे को चूम लिया। लेकिन तुम यहाँ पहुंची कैसे? रुको जरा, अब तुम ये मत कहना कि तुम बाबा की नजर से बचकर यहाँ आई थी। हाँ, बाबा से छिपकर आई थी, लेकिन बड़े भैया को पता है, उन्होंने ही मुझे यहाँ पहुँचाया था। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब तुम्हें वापस महल जाना पड़ेगा, क्योंकि मेरी सजा अभी भी पूरी नहीं हुई है। और अगर बाबा को पता चला कि तुम रात भर यहाँ मेरे साथ थी तो वो तुम पर भी गुस्सा करेंगे। तो मैं कौन सा पड़ोसी के साथ हूँ जो बाबा गुस्सा करेंगे मुझ पर? अपने पति के साथ हूँ। कैसी बातें करती हो तुम? ऐसे ऐसे कौन बोलता है?
शर्म नहीं आती है तुम्हें? शर्म? किस बात पर? भैरव ने यति के बालों को उसके कान के पीछे किया और कहने लगा, तुम्हें कैसे शर्म आ सकती है? तुमने ही तो पिछले 2 बार मेरी इज्जत पर हमला किया था, याद है ना? तो मैं तो अभी भी कर सकती हूँ। तुम्हें कोई शर्म है या नहीं? नहीं। अच्छा गुड़िया, अब तुम कपड़े पहन लो। सुबह हो चुकी है और कोई भी कभी भी आ सकता है, क्योंकि मेरी सजा अभी पूरी नहीं हुई है। भैरव का इतना कहना था कि तभी घर के बाहर से जीप रुकने की आवाज सुनाई दी। दोनों को समझने में देर नहीं लगी कि घर के बाहर बाबा साहेब आ पहुंचे थे। घर के बाहर से जीप की आवाज सुनकर दोनों जल्दी से उठे और तैयार होने लगे। मैं बाबा से कहूंगी कि तुम्हें अब और सजा ना दे, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहती हूँ कि तुम्हें कुछ भी याद नहीं जो तुमने किया था? 2 पल के लिए तो मैं डर ही गई थी। भैरव ने यति के हाथ को अपने हाथों में थामा और उन्हें चूमते हुए उससे कहा, गुड़िया, मुझे परेशानी होती है, आज से नहीं बल्कि सालों पहले से। जितनी बार ये मौसम बदलते हैं और आसमान से वो भयानक सी आवाजें आती हैं, न जाने मुझे क्या होने लगता है। लेकिन मुझे तुमसे जानना है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो तुम मेरे पास इस तरह भागी चली आई? अभी दोनों बातें कर ही रहे थे कि इतने में बाबा साहेब घर के बाहर आ गए और दरवाजा खटखटाने लगे। ए बहुरिया, अगर तुम अंदर हो तो अभी बाहर आ जाओ। बाबा, मैं बाहर नहीं आऊंगी। आप मुझे कैद करके महल में नहीं रख सकते। इतने में बाबा साहेब ने घर का दरवाजा खोल दिया और गुस्से से यति और भैरव को देखने लगे। हमको नहीं पता था कि तुम हमरे खिलाफ जाओगी। अरे हम तो तुम्हारी भलाई के लिए ही तुमको घर में बंद किए थे, लेकिन तुम इस जानवर के पास ही आ गई, ये जानते हुए कि ये तुम्हारे लिए खतरा बन सकता है। बाबा, पहले तो आप इसे जानवर कहना बंद कीजिए, और मैं ठीक हूँ, इसीलिए मेरे लिए परेशान ना हो। घर चलो बहुरिया। अरे बहुत शांति से कह रहे हैं तुमसे अभी। बाबा, मैं अपने घर में ही हूँ इस वक्त, मैं महल में नहीं जाऊंगी। अच्छा, तो ये घर है और वो अब सिर्फ महल हो गया, तो फिर हम कौन हैं? मेरे पति के पिता, मेरे ससुर हैं आप। अरे इस ससुर का नाती ससुर का होता है। बाप हैं हम तुमरे, बिटिया हो तुम हमरे लिए। तुमको थप्पड़ मार के ले जाएंगे हम अगर तुम घर नहीं चली तो। इससे पहले कि यति बाबा साहेब से और बहस करती, भैरव ने बाबा साहेब के सामने अपने घुटने टेक दिए। आप सही कह रहे हैं बाबा, मैं इसके लिए खतरा बन सकता हूँ, इसलिए आप इसे यहाँ से ले जाइए। मैं अपनी सजा पूरी करूंगा। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आपको और इसे कोई तकलीफ हो। मैं आपकी बात से सहमत हूँ और आपका ही साथ दूंगा। बाबा साहेब भैरव को देखते हुए यति के पास आए और उसका हाथ पकड़कर भैरव की बात का जवाब देते हुए उससे कहने लगे, तुमको हम इसकी हिफाजत के लिए रखे थे, लेकिन तुम तो खुद ही इसके लिए खतरा बन गए। हमको शौक नहीं है तुम दोनों को अलग करने का, लेकिन वजह दोगे तो हम हर वो काम करेंगे जिससे बहुरिया सुरक्षित रह सके। हमरे लिए बहुरिया हमारी बेटी है और उसकी जिम्मेदारी भी हमारी है। अरे खानदान का चिराग बल रहा है उसके पेट में, इसको कैसे छोड़ दे हम खतरे में? और बहुरिया तुम मुंह बंद करके हमारे साथ चलो, गांव में बात फैलने में देर ना ही लागेगी, इसलिए हमको कोई बहसबाजी नहीं चाहिए। गुड़िया, बाबा सही कह रहे हैं, तुम्हें बाबा के साथ जाना चाहिए। मैं समझता हूँ कि इस समय तुम्हें मेरी बातें अच्छी नहीं लग रही होंगी, लेकिन यही सही है। न किसी के खिलाफ जाओ और न ही खुद को लेकर कोई लापरवाही करो। मैं भी अंदर से उतना ही डरा हुआ हूँ जितना कि बाबा डरे हुए हैं, क्योंकि मैं खुद नहीं जानता कि मैं कब क्या कर बैठूं। मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम इस वक्त समझदारी से काम लोगी। मेरा इंतजार करना, मैं जल्दी तुम्हारे पास आऊंगा। यति भीगी आंखों से भैरव को देखने लगी। अचानक बाबा साहेब यति का हाथ खींचते हुए उसे जबरदस्ती घर से बाहर ले जाने लगे। भैरव के पैरों में अभी भी जंजीर बंधी हुई थी, इसलिए वो बेबस निगाहों से यति को खुद से दूर जाता हुआ देख रहा था। यति की नजरें भी उसी पर टिकी हुई थी। उसकी गलती नहीं थी बाबा, उसने जानबूझकर नहीं किया था वो सब। उसने इतने दिन मुझे वहां प्यार से रखा, ठीक वैसे ही जैसा आप चाहते थे,
बाबा प्लीज उसे जानवरों की तरह मत बांधो। मेरा दिल दुखने लगा है अब उसे इस हालत में देखकर। लेकिन बाबा साहेब ने उसकी एक नहीं सुनी। वो उसे वापस महल ले आए और कमरे में बंद कर दिया और उसके कमरे के बाहर 2 नौकरों को तैनात कर दिया ताकि वो वापस वहां से ना भाग पाए। यति कमरे में बैठकर रोने लगी। तभी एक बार फिर उसके हाथों में भैरव की डायरी लगी, जिसे पढ़ने के बाद यति को भैरव की फीलिंग्स के बारे में पता चलता गया कि वो हमेशा से उससे प्यार करता था। यति फिर से उस डायरी को उठाकर पढ़ने लगी। आज बाजार की उस बेशर्म भीड़ में जहां लोगों के जिस्म की नुमाइश की जाती है, मैंने एक लड़की को देखा। उसकी आंखों में छुपा हुआ दर्द मुझे मेरी माँ की आंखों के दर्द सा ही नजर आ रहा था। भैरव ने अपने दिल की एक एक बात का खूबसूरत तरीके से शब्दों में संजोकर उस डायरी के पन्नों में लिख दिया था, जिन्हें पढ़कर यति का मन ही नहीं भर रहा था। वो लगातार पढ़े जा रही थी। वो दुश्मन की बेटी है। अब मुझे लगता है कि मैंने सच में गलत किया। ये वही लोग हैं जिन्होंने सालों पहले खून की नदियां बहाकर बच्चों, औरतों और बूढ़ों तक को नहीं बख्शा था। मुझे उनकी बेटी को नहीं बचाना चाहिए था। लेकिन फिर अगले पन्ने पर भैरव ने लिखा था, वो दुश्मन की बेटी जरूर है, लेकिन उसका परिवार ही खुद उसका दुश्मन है। आज अचानक उसने मुझे अपने गले से लगा लिया। वो नींद में थी। उसे अंदाजा नहीं था कि वो क्या कर रही थी, और जब मैंने उसे रोका तो वो मेरे सीने से लिपट गई। इस डायरी को पढ़कर यति को क्लियर हो रहा था कि वो कब कब मृत्युंजय से नहीं बल्कि भैरव के साथ थी, और कब कब मृत्युंजय नहीं बल्कि भैरव ही उसके करीब आया था। आज वो दोनों करीब थे। मेरा मृत्यु उसे पसंद करने लगा है। उसने मुझे अपने दिल की बात बताई कि वो गुड़िया को चाहने लगा है, लेकिन मैं मृत्यु को नहीं बता पाया कि मैं भी उसे पसंद करने लगा हूं। इसके अगले पन्ने पर यति ने जो पढ़ा उसकी उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। वो हैरानी से उस दिन को याद करके सारे तार आपस में जोड़ने लगी जब उसके साथ वो भयानक मंजर पेश आया था। यति भैरव की डायरी पढ़ रही थी और अगले पन्ने पर उस दिन का जिक्र था जब यति को महल से अगवा कर लिया गया था और पहली बार मृत्युंजय और उसके बीच किस हुआ था, जिसके बारे में सोचते हुए ही यति को बेहद शर्मिंदगी सी महसूस हो रही थी। लेकिन जब उसने उस दिन का किस्सा पढ़ा तो उसका दिल खुशी से खिलखिलाने लगा। आज अगर मैं वक्त पर ना पहुंचता तो शायद मैं उसे खो देता, लेकिन मैंने ये आज क्या किया? मैंने उसे अनजाने में चूम कैसे लिया? अब मुझे मेरा व्रत पूरा करना होगा। यति को बस एक बात का गिल्ट था जो अब से डायरी पढ़ने के बाद खत्म हो चुका था। उसे इस बात की तसल्ली थी कि आज तक उसके करीब सिर्फ उसका पति ही आया था। यही सब सोचते हुए वो उस डायरी को सीने से लगाए ही सो गई। लेकिन जब आधी रात में उसकी आंख खुली तो उसने पाया कि वहीं उसके बेड के कोने पर कोई बैठा हुआ है, बस उसे ही ध्यान से देखे जा रहा था। लेकिन इस बार वो डरी नहीं बल्कि मुस्कुराकर नींद भरी आवाज में धीरे से बोली, तुम हर रात मुझे ऐसे ही देखते थे ना? मुझे लगा नहीं था कि इस वक्त तुम्हारी नींद खुल जाएगी, क्योंकि रात के इस पहर में तुम सबसे ज्यादा गहरी नींद में होती हो। यति एक झटके में बेड पर उठकर बैठ गई और मुस्कुराकर उससे कहने लगी, पहले तुम मुझे बताओ, तुम यहाँ कैसे आ गए? कमरे के बाहर बाबा ने 2 नौकरों का पहरा दिया था, फिर तुम कमरे के अंदर कैसे आए? और वो जंजीर, बाबा ने तुम्हें आजाद कर दिया? मैं बाबा की बात मानता हूँ, लेकिन तब तक जब तक मेरा दिल चाहता है, और अभी मेरा दिल कह रहा था कि उसे तुम्हें देखना है। वैसे बाहर बाबा के आदमी अभी भी हैं, और मुझे सुबह वापस से उन जंजीरों में कैद होना होगा। बस तुम्हें देखना था, इसलिए चला आया। यति खिसक कर भैरव के पास आ गई और उसकी गोद में अपना सिर रखकर उससे कहने लगी, वो महल भी सुनसान लगता है जहाँ तुम ना हो, और वो मिट्टी का घर भी महल लगता है जहाँ तुम साथ होते हो। भैरव ने यति के बालों को सहलाते हुए प्यार से उसके माथे को चूम लिया। सो जाओ, तुम्हें सोता हुआ देखकर सुकून मिलता है। यति भैरव की गोद में पलटते हुए उसकी आंखों में देखकर कहने लगी, हम कब एक साथ रहेंगे? मैं इन सब से बहुत थक गई हूँ। क्या हमें एक आम जिंदगी नहीं मिल सकती जहाँ सिर्फ मैं और तुम रहें, जहाँ हमारा एक छोटा सा परिवार हो, जहाँ ना कोई दुश्मनी हो और ना ही कोई खून खराबा? ऐसा मुमकिन है? मैं चाहकर भी बाबा के खिलाफ नहीं जा सकता।
वो बात अलग है कि अब मेरा और बाबा का हर वादा पूरा हो चुका है, लेकिन मैं फिर भी उनके बेटे होने का फर्ज निभाना चाहता हूँ। मैं बाबा को छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। मैं उनके एहसानों तले दबा हुआ हूँ, इसलिए मुझे जिंदगी भर उनके हुक्म की तामील करते हुए अपनी जिंदगी बितानी होगी। तुम्हें भी मेरे साथ ये सब भुगतना होगा। मैं माफी चाहता हूँ कि मैं तुम्हें एक सुकून भरी जिंदगी नहीं दे सकता, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हें किसी भी तरह की कोई तकलीफ न पहुंचे। एक बात बताओ, प्यार करते हो ना मुझसे? तुम्हें इस सवाल का जवाब सच में चाहिए या फिर जानती हो कि सच क्या है? बच्चों के बारे में क्या सोचा है फिर? आज नहीं तो कल हमारा एक परिवार होगा ना, तो क्या सोचा है तुमने इस बारे में? भैरव ने शर्माते हुए धीरे से यति के होठों पर अपना हाथ रख दिया और उसे चुप कराते हुए कहने लगा, कितनी बेशर्म हो, कुछ भी बोल देती हो। पहले तुम तो बड़ी हो जाओ, बाद में बच्चों का सोच लेना। कहीं ऐसा ना हो कि बच्चे अलग रो रहे हैं और उन्हें देखकर तुम अलग रो रही हो। फिर मैं 3-3 बच्चों को कैसे संभालूंगा? 3 मतलब? तुम, मैं और बच्चा? तो तुम्हें सिर्फ 2 को संभालना होगा, 3 क्यों कह रहे हो? मेरी नानी भी जुड़वा बहनें थी, मेरी माँ भी जुड़वा बहनें थी और मेरी माँ के भी 2 जुड़वा बच्चे थे। तो मैं क्या कह रहा हूँ, तुम समझ रही हो ना? मतलब हमारे भी जुड़वा बच्चे होंगे? अब चुप करो। मुझे फिलहाल सिर्फ एक ही बच्चे से प्रेम है और वो हो तुम। मैं अभी इस बच्चे को संभालना चाहता हूँ और इसे ही अपना सारा प्यार देना चाहता हूँ। कहते हुए भैरव यति के पास ही लेट गया और उसे अपनी बाहों में भर लिया। वो मुस्कुराकर यति के बालों पर अपनी उंगलियों को फेरे जा रहा था। उससे बातें करते हुए यति की कब आंख लगी उसे पता ही नहीं चला। जब सुबह उसकी आंख खुली तो उसने खुद को कमरे में अकेला पाया। उसके लिए मुश्किल होगा सबके हिसाब से जीना। ना वो मुझे अकेला छोड़ पा रहा है और ना ही बाबा के खिलाफ जा पा रहा है। चल यति, अब तेरी बारी है अपनी जिम्मेदारियां निभाने की। यति भैरव की डायरी पढ़ रही थी और अगले पन्ने पर उस दिन का जिक्र था जब यति को महल से अगवा कर लिया गया था और पहली बार मृत्युंजय और उसके बीच किस हुआ था, जिसके बारे में सोचते हुए ही यति को बेहद शर्मिंदगी सी महसूस हो रही थी। लेकिन जब उसने उस दिन का किस्सा पढ़ा तो उसका दिल खुशी से खिलखिलाने लगा। आज अगर मैं वक्त पर ना पहुंचता तो शायद मैं उसे खो देता, लेकिन मैंने ये आज क्या किया? मैंने उसे अनजाने में चूम कैसे लिया? अब मुझे मेरा व्रत पूरा करना होगा। का पति ही आया था, बस उसे ही ध्यान से देखे जा रहा था, लेकिन इस बार वो डरी नहीं बल्कि मुस्कुराता है। यति भैरव की गोद में पलटते हुए उसकी आंखों कुछ भी बोल देती हो। पंचायत में भैरव को ना पाकर यति बेचैन हो गई थी। आखिरकार वो उठकर समर्थ के पास गई और उससे भैरव के बारे में पूछने लगी। बहू, तुम डांट खिलवाओगी बाबा से और कुछ नहीं। यति बेचैन हो गई थी तथा मुझे ऐसा क्यों लग रहा है बाबा कि हमें वो इंसान मिल गया है जो डरती हूँ और ना ही लोगों की मदद करने से पहले मान को अपने नाम करने के लिए इस से मेरे बाबा का अपमान किया। क्या कहा? से चिल्लाते हुए कहा, अरे आप क्या ही फैसला। तक नहीं पड़ रहा था कि पंचायत में कौन जीते या कौन। वो उठकर समर्थ के पास गई और उससे भैरव के बारे में पूछने लगी। बहू, तुम डांट खिलवाओगी बाबा से और कुछ नहीं। भैरव को इसलिए नहीं लाया गया क्योंकि आज कोई ऐसा फैसला हो ही के हिसाब से जीना। ना वो मुझे अकेला छोड़ पा रहा है और ना ही बाबा के खिलाफ जा पा रहा है। चल यति, अब तेरी बारी है अपनी जिम्मेदारियां निभाने की। पंचायत में भैरव को ना पाकर यति बेचैन हो गई थी। आखिरकार वो उठकर समर्थ के पास गई और उससे भैरव के बारे में पूछने लगी। बहू, तुम डांट खिलवाओगी बाबा से और कुछ नहीं। भैरव को इसलिए नहीं लाया गया क्योंकि आज कोई ऐसा फैसला हो ही नहीं रहा था जिसमें लोगों को सजा मिले। आज सिर्फ छोटी सी सुनवाई है। ये दोनों ही परिवार एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे हैं कि इनके घर में चोरी हुई है और चोरी किए गए सामान पर दोनों का हक है। इसलिए तुम ज्यादा परेशान मत हो और चुपचाप से इन दोनों परिवारों के बीच की बातों को सुनो, ताकि जब कुछ पूछा जाए तब हमारे पास जवाब हो और हम एक सही फैसला ले सकें।
यति को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि पंचायत में कौन जीते या कौन हारे। उसका वहां आना बेवजह ही हो गया था, क्योंकि भैरव उसे पंचायत में नहीं मिला था। वो मुंह लटकाकर बाबा साहेब के पास ही बैठ गई और बेमन से दोनों परिवारों की बातें सुनने लगी। बाबा साहेब ने उन दोनों ही परिवारों के सामने अपना फैसला रखते हुए सामान को अपने कब्जे में लेने के लिए कहा, ताकि फैसला आने पर सामान को उसके हकदार को सौंप दिया जाए। मगर इस फैसले से एक परिवार खुश नहीं हुआ। उसने बाबा साहेब की बात से नाराज होकर उनसे चिल्लाते हुए कहा, अरे आप क्या ही फैसला करेंगे जो दुश्मन के घर की बेटी को अपने घर ले आए हो। उस आदमी ने बाबा साहेब पर हमला कर दिया, लेकिन आखिरी वक्त पे एकदम से यति बाबा साहेब के सामने आ गई और हमलावर को रोकते हुए उसने अपनी कमर से भैरव के दिए हुए खंजर को खींचकर निकालते हुए उस आदमी के हाथ को जख्मी कर दिया। फिर झटके से उसने उस आदमी के सीने पर जोर से मारा। वो आदमी लड़खड़ा कर नीचे गिर गया। अगले ही पल गुस्से से तिलमिलाई यति ने अपने खंजर को उस आदमी की गर्दन पर रख दिया और उससे बेहद जोर से चिल्लाते हुए कहने लगी, हिम्मत कैसे हुई? हाँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बाबा के सामने ऊंची आवाज में बात करने की? कैसे हिम्मत हुई उन पर हमला करने की? तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? तुमने मेरे नाम से मेरे बाबा का अपमान किया। क्या कहा तुमने? दुश्मन की बेटी? अरे उन्होंने दुश्मनी का फायदा नहीं उठाया था, बल्कि दोनों गांव को उस दुश्मनी और खून खराबे से बचाने के लिए मेरी शादी अपने बेटे से करवाई थी। तुम होते कौन हो मेरे बाबा पर उंगली उठाने वाले? अगले ही पल यति ने उस आदमी को जमीन पर धक्का देते हुए उसके सामने अपना खंजर कर दिया और गुस्से में कहने लगी, तुमने भरी पंचायत में मेरे बाबा का अपमान किया, वो भी मेरी आंखों के सामने। उम्मीद कर रहे हो कि तुम्हारे हक में फैसला सुनाया जाएगा? गरीब इंसान के साथ झगड़ा कर रहे हो। इस सामान को अपने नाम करने के लिए इस पंचायत का अपमान करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आ रही? फिर वो वहां खड़े गांव के लोगों को घूर कर देखते हुए उन सभी से कहने लगी, यहाँ मेरे होने से किसी और को कोई परेशानी है? अभी सामने आओ, क्योंकि आज के बाद अगर ये बात दोबारा हुई तो मुझसे बुरा कोई नहीं। मैं अब दुश्मन गांव की बेटी नहीं, बल्कि महल की दुल्हन, बाबा साहेब के बेटे की पत्नी और इस गांव की ठकुराइन हूँ। मैं बाबा साहेब की इकलौती बहू हूँ। मेरी रगों में भी ठाकुर परिवार का खून है। मैं ना तो लोगों से डरती हूँ और ना ही लोगों की मदद करने से पहले जरा भी सोचती हूँ। क्या अब किसी को मुझसे कोई परेशानी है? उसे वहां खड़े सभी लोग हैरानी से देखते रह गए। कोई कुछ नहीं बोला तो यति ने फिर से उस आदमी की गर्दन पर अपना खंजर रखा और उससे कहा, आज ही इस पंचायत में तुम्हारा फैसला होगा। अब इस पंचायत को कल तक के लिए नहीं टाला जाएगा और ना ही यहाँ से कोई भी कहीं जाएगा। तुम्हारे किए की सजा अभी मिलनी बाकी है और वो सजा मैं तुम्हें दूंगी। यति का ये रूप देख बाबा साहेब की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। उन्हें यति पर फख्र हो रहा था। साथ ही उन्हें इस बात की खुशी भी थी कि भैरव की जिंदगी में कोई कमजोर लड़की नहीं, बल्कि यति जैसी बहादुर लड़की आई है, जो सच में भैरव को संभालने की काबिलियत रखती है। और साथ ही अब बाबा साहेब के कंधे के बोझ को हल्का किया जा सकता था। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है बाबा कि हमें वो इंसान मिल गया है जो हमारी परंपरा को बहुत आगे तक ले जाने वाला है। अब हम ठाकुरों के बीच एक ऐसी ठकुराइन आ गई है जो लोगों को उनके कान पकड़कर उनको सही रास्ते पर ला सकती है। आपको क्या लगता है? अच्छा, तो तुमको अपनी जिम्मेदारी से भागने का रास्ता मिल ही गया। वैसे कह तो तुम सही रहे हो, मगर अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जो इसे सीखने की जरूरत है। अब बहुरिया को हमें किसी भी तरीके से इन सब के लिए तैयार करना होगा समर्थ। यति ने आज जो कुछ भी किया था उसे देखने के बाद बाबा साहेब के मन में कुछ तो खास चल रहा था, जिसे समर्थ भी समझ चुका था। और फिर वो बाबा साहेब की नजरों का पीछा करते हुए यति की तरफ हैरानी से देखने लगा। एक तरफ जहां बाबा साहेब यति का नया रूप देख हैरान और खुश थे और उसे लेकर कुछ बड़ा और खास सोच रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ यति का गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा था। उसने जिस आदमी को अपने खंजर के निशाने पर लिया हुआ था, उस आदमी की पत्नी गिड़गिड़ाते हुए यति के सामने आई और उससे कहने लगी,
अरे आप तो मालिक लोग हो, आप तो यहाँ किसी की जान ले लोगे तो भी लोग नहीं बोलेंगे कुछ। हमारे पति को जाने दो, उनको ज्यादा गुस्सा करने की बीमारी है, उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई मालिक। अरे कुछ तो कहो मालिक को, मना करो उन्हें, हम विधवा नहीं होना चाहते मालिक, हमारी मदद करो। अरे माफ कर दो हमारे पति को, माफ कर दो हमारे पति को, माफ कर दो। इस पर यति ने उस औरत पर भी बिगड़ते हुए गुस्से से चिल्लाकर कहा, अपने पति की जान खतरे में देखकर अब तुम्हें माफी सूझ रही है। जब तुम्हारा पति एक गरीब परिवार को परेशान करके धन लेने की सोच रहा था, तब तो तुम्हें परेशानी नहीं हुई थी। जब तुम्हारे पति ने मेरे बाबा से ऊंचे शब्दों में बदतमीजी की थी, और जब तुम्हारा पति चाकू लेकर मेरे बाबा पर हमला करने निकला, तब भी तुम्हें कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन अब तुम्हें अपने पति की चिंता हो रही है। तुम जैसी औरतें अपने पति को गलत कामों से रोकने के बजाय उन्हें गलत काम करने देती हो। इसलिए जितना तुम्हारा पति सजा का हकदार है, उतना ही तुम भी सजा की हकदार हो। एक पत्नी होने का मतलब ये नहीं होता कि हाथ पर हाथ बांधकर या तो अपने पति के पीछे खड़ी रहो या फिर उसे गलत काम करने की आजादी दे दो। उसे रास्ता दिखाना भी तुम्हारा ही काम है। किस तरह की पत्नी हो तुम? इस आदमी को इसकी सजा मिलेगी, लेकिन उससे पहले तुम्हारे सामान का फैसला भी होगा, और वो फैसला करूंगी मैं। उस आदमी को वापस भेजकर यति ने दोनों परिवारों की औरतों को अपने सामने बुलाया और खुद वहीं बाबा साहेब के पैरों के पास बैठ गई। वो उस सामान को खोलते हुए उन दोनों ही परिवारों की औरतों से गुस्से में कहने लगी, जैसा कि सबने कहा था कि ये सामान तुम दोनों की पत्नियों के मायके से आया है, तो इसमें क्या क्या कैसा है ये तो तुम सब जानते ही होंगे। अगर किसी का भी जवाब गलत हुआ तो उसे सजा तो मिलेगी ही, साथ ही उसे गांव की पूरे 1 साल तक सफाई करनी होगी। अब बताओ, इसमें कितने गहने हैं? इनमें से कितने गहने सोने के और कितने चांदी के हैं? और साथ ही उन पर किस तरह की नक्काशी की गई है? अगर इसका जवाब किसी ने भी गलत दिया तो फिर सोच लेना, सजा के साथ इन गहनों को गरीबों में बांट दिया जाएगा। दोनों ही औरतें घबराकर एक दूसरे का मुंह देखने लगी, लेकिन तभी उस गरीब परिवार की औरत ने यति से कहा, उसमें 2 जोड़ी कंगन हैं जिन पर कमल के फूल की नक्काशी की गई है। एक मांगटी का है और एक कमर पर बांधने वाला बिछुआ है। साथ ही कान के 2 झुमके भी हैं उसमें। उन सारे गहनों पर कमल के फूल की ही नक्काशी है। वो मेरी माँ के गहने हैं। दाएं कान के झुमके में एक कमल की पंखुड़ी टूट गई थी, वो मेरी माँ से। शायद आपको वो भी दिख जाए। मैं सच कहती हूँ, मेरी माँ ने मरते वक्त मुझे ये गहने दिए थे। उन्होंने पाई पाई जोड़कर अपना सब कुछ लगाकर ये कुछ गहने बनाए थे जो वो अपनी बहू को देना चाहती थी, मगर जब उनकी बहू ने उन्हें छोड़ दिया तो उन्होंने ये सब मुझे दे दिए। ये गहने मुझे इसलिए नहीं चाहिए कि ये कीमती है, बल्कि इसलिए चाहिए क्योंकि ये मेरी माँ की निशानी है। ये गहने मेरे घर पर ही थे। फिर एक दिन ये मेरे घर आई और इसके जाने के बाद मेरे गहने मुझे गायब मिले। अब ये कह रही है कि ये इसके हैं। इस पर दूसरी औरत ने झगड़ते हुए उस पहली औरत से कहा, अरे वाह झूठी, हमने तुझे दिए थे ये गहने रखने के लिए और ये गहने हमारे हैं। तूने तो इन पर अपनी आंखें ही गाड़ दी, और तुझे तो अब अच्छे से याद होगा कि ये गहने कैसे दिखते हैं। मालकिन, आप हमारी बात मानिए, ये गहने हमारे हैं। ये सच बात है कि इन पर कमल के फूलों की ही नक्काशी की गई है, और इसमें उतने ही गहने हैं जितना इस औरत ने कहे हैं। लेकिन ये गहने हमारे हैं। हमारी माँ ने हमको दिए थे मरने से पहले। इसने हमारी कहानी को अपनी कहानी बना दिया मालकिन। उन दोनों औरतों की बात सुन यति कंफ्यूज हो गई। अब सबकी नजर यति पर थी कि वो क्या फैसला लेने वाली है। यति के लिए अब ये एक बड़ा चैलेंज था कि जिस तरह से वो सबके सामने गांव की ठकुराइन बनकर आई थी, उसी तरह से उसे इंसाफ भी करना था। झूठ कह रही हो तुम दोनों। इस पर कमल के फूल की नक्काशी है, लेकिन ये गहने बहुत पुराने हैं। तुम दोनों ने कहानी एक ही बताई, लेकिन इनमें कान के झुमकों की जगह चांदी की पायल है। मतलब तुम दोनों ही झूठ बोल रही हो। यति की बात सुन दोनों ही औरतें हैरान रह गईं, लेकिन फिर उस गरीब औरत ने हाथ जोड़ते हुए यति से कहा, नहीं नहीं मालकिन, एक बार फिर से देखिए, उनमें चांदी के पायल नहीं बल्कि कान के झुमके ही हैं। लेकिन अचानक यति की बात से सहमति जताते हुए उस दूसरी औरत ने कहा, हाँ मालकिन, आप सही कह रही हैं। उसमें कान के झुमके नहीं बल्कि पायल ही है। अब आपने देखा ना कि ये औरत कितना झूठ बोल रही है। ये कमल के फूल की नक्काशी के गहने हमारे ही हैं मालकिन। नहीं, ये गहने तुम्हारे नहीं हैं। मैंने तुमसे अभी अभी झूठ कहा था। इसमें कोई पायल नहीं है। अब मुझे ये नहीं जानना कि तुमने झूठ क्यों बोला, बल्कि तुम्हें सजा देनी है। ये सुन उस चालाक औरत का मुंह तुरंत उतर गया
सजा की बात आते ही उसके हाथ कांपने लगे। तुम्हें तो नकल के लिए भी अकल नहीं है। अब बारी है तुम दोनों पति पत्नी को सजा देने की। बाबा साहेब एक बार फिर यति की सूझबूझ पर उसे दिल ही दिल में एडमायर करने लगे, लेकिन अब उन्हें उसकी फिक्र हो रही थी। उसका इस तरह से इतना गुस्सा करना उसके बच्चे के लिए ठीक नहीं। यही सोचकर उन्होंने समर्थ को इशारा किया कि वो यति को महल भिजवा दे। साथ ही उसका इस तरह आपे से बाहर होना गांव वालों के लिए भी गलत था। बाबा साहेब ने उस बेईमान आदमी पर भड़कते हुए गांव वालों से कहा, इसको सजा जरूर मिलेगी। इस आदमी की जबान बड़ी लंबी है, इस पर लगाम भी लगाई जाएगी। हमारी बहुरिया ने जो भी फैसला लिया है उस पर अमल किया जाएगा। इधर समर्थ ने यति का हाथ खींचकर उसे अपने साथ ले जाते हुए धीरे से कहा, शांत हो जाओ, अब तुम्हारे बच्चे के लिए ये सब ठीक नहीं है। बाबा ने तुम्हें महल ले जाने के लिए कहा है। अब तुम अपना और अपने बच्चे का ख्याल रखो। नहीं, मैं यहाँ से सिर्फ एक ही शर्त पर जाऊंगी कि आप मुझे पहले भैरव से मिलवाने के लिए लेकर जाएंगे। मुझे उसकी चिंता हो रही है। वो अभी उस घर में नहीं है। मैं तुम्हें बाद में पूरी बात बताऊंगा। अभी इतना जान लो कि उसे बाबा ने कहीं भेजा है। काम जब तक पूरा नहीं हो जाता तब तक वो वापस नहीं आएगा। तुम महल जाओ और आराम करो। यति के दिमाग में अब बस एक ही बात चल रही थी कि आखिर बाबा ने भैरव को कहां भेज दिया और वो ऐसा कौन सा काम करने गया है जिसके बारे में उसे बताया भी नहीं जा रहा। पंचायत का फैसला बाबा साहेब ने अपने हाथों में लेकर यति को वापस महल भेज दिया था, मगर यति को रह रहकर भैरव की फिक्र सता रही थी। भैरव को बाबा साहेब ने किसी काम से बाहर भेजा था, लेकिन कहां? इसका जवाब यति को अभी तक नहीं मिला था। तुम कहाँ हो? ऐसा लगता है कि हम दोनों बस अधूरे रहने के लिए ही बने हैं। तुम कहाँ हो? कैसे हो? मुझे कुछ नहीं पता। मुझे बस तुम चाहिए हो। यति बस कमरे में आई ही थी कि तभी अचानक पीछे से उसके कमरे का दरवाजा बंद होने की आवाज सुनाई दी। उसने चौंक कर पलट कर देखा तो वहां भैरव को पाया। वो दरवाजे की कड़ी लगाकर ठीक उसके सामने दीवार का सहारा लेकर आराम से खड़ा यति को ही देखकर मुस्कुरा रहा था। उसे देख यति एकदम से खुश हो गई, लेकिन फिर उस पर गुस्सा करने लगी। तो फुर्सत मिल गई तुम्हें? कहाँ थे तुम? और बड़े भैया ने तो कहा था कि तुम बाबा के साथ किसी जरूरी काम से बाहर गए। फिर तुम यहाँ कैसे? तुम्हारा काम खत्म हो गया? लेकिन भैरव ने उसे कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि बदले में और ज्यादा मुस्कुराने लगा। उसकी मुस्कान में शरारत थी और उसकी आंखों में एक अलग सा अट्रैक्शन देख रही थी यति अपने लिए। तुम ऐसे क्यों मुस्कुरा रहे हो? मैं दरअसल तुमसे एक जरूरी बात करने यहाँ आया था। कैसी जरूरी बात? सब ठीक है ना? बात यह है कि उस दिन मैं जंजीरों से बंधा हुआ था और तुम्हें छूने में भी मुझे न जाने क्यों डर सा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि कहीं तुम्हें कोई चोट ना पहुंचा दूं। लेकिन देखो ना, आज मेरे और तुम्हारे बीच ना कोई तीसरा है और ना कोई जंजीर। आज मैं पूरी तरह से आजाद हूं तुम्हारे लिए। तो मैं तुम्हारी इन बातों का क्या मतलब निकालूं फिर? अचानक भैरव ने यति की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए अपने कुर्ते के बटनों को खोलना शुरू कर दिया। इसका तो सिर्फ एक ही मतलब हो सकता है। उस दिन भैरव ने अपनी गुड़िया का प्यार देखा था और आज मेरी गुड़िया भैरव का जुनून देखेगी। ये क्या बात हुई भला? अगर मैंने तुम्हें प्यार दिया है तो बदले में तुम्हें भी प्यार से उसकी कीमत चुकानी चाहिए, लेकिन तुम मुझे सजा दोगे। ऐसा क्यों? भैरव यति के करीब आ गया और उसके कानों में धीरे से फुसफुसाते हुए कहने लगा, क्योंकि तुमने आज एक बहुत बड़ी गलती की है, उसकी सजा अब तुम्हें भुगतनी पड़ेगी। मैंने? कैसी गलती? तुमने आज मेरी जान को खतरे में डाल दिया। अगर आज तुम्हें कुछ भी हो जाता तो मैं इस पूरी दुनिया को जलाकर राख कर देता। भैरव ने यति के कान पर धीरे से काट लिया। फिर वो यति की नाक पर चूमकर उससे कहने लगा, तुम्हारी इस छोटी सी नाक पर बैठा गुस्सा, उफ, तुम्हें पता है तुम्हारी खूबसूरती में 4 चांद लग जाते हैं जब तुम गुस्सा करती हो। अगले ही पल उसने यति की कमर को अपनी बाहों में कसते हुए उसे खुद से चिपका लिया और फिर उसे ऊपर उठाते हुए उसकी आंखों में झांकने लगा। यति के पैर हवा में झूल रहे थे और वो अपनी बाहें भैरव के गले में डाले उसकी आंखों में देख रही थी। भैरव ने यति के होठों को हल्के से चूमते हुए उससे कहा, लेकिन अब तुम्हें सजा मिलेगी। गांव वालों के सामने इतना गुस्सा करके अपनी जान को खतरे में डालने के लिए मैं तुम्हें सजा दूंगा। कहते हुए भैरव बेतहाशा यति के होठों को चूमने लगा। तुम मुझे सांस तो लेने दो।
ये सुन वो उसके होठों को आजाद कर उसके गले को चूमने लगा। तुम अपनी बात कहो, मैं सुन रहा हूं। यति को अब शर्म आने लगी थी। उसने भैरव के कंधों पर अपनी हथेलियों को टिकाया और फिर उससे कहने लगी, मुझे नीचे उतारो, मुझे डर लग रहा है। कब से तुमने मुझे बच्चों की तरह थाम रखा है? और वैसे भी बाबा पर उसने हमला किया था, मैं कैसे ना बोलती? ना जाने मुझे क्या हुआ कि मुझे इतना गुस्सा आ गया। तो तुम्हें गुस्सा नहीं करना चाहिए था ना। लेकिन मेरे सामने कोई मेरे बाबा पर उंगली उठाए, ये मैं कैसे बर्दाश्त कर सकती थी? इस बात पर भैरव ने यति को चूमते हुए उसके होठों पर हल्के से काट लिया। ये गुस्सा, जितनी बार ये गुस्सा करोगी उतनी बार इसकी सजा मिलेगी। जब तुम बाबा को खतरे में नहीं देख सकती तो फिर मैं मेरी पत्नी को खतरे में कैसे देख सकता हूं? मैं जितना तुम्हें दुनिया की नजरों से बचाकर रखना चाहता हूं तुम उतना ही उसके सामने आ जाती हो। तुम्हें अपनी पत्नी को सजा नहीं देनी चाहिए, बल्कि उसे प्यार देना चाहिए, वो भी इतना सारा प्यार। ऐसी पत्नी हर किसी के नसीब में नहीं होती। और मैं तो भूल ही गई, अगर बाबा ने तुम्हें इस तरह से मेरे कमरे में देख लिया ना तो तुम्हें बुरी तरह से डांट पड़ेगी। और अगर तुम मुझे सजा देना ही चाहते हो तो इस खूबसूरत सजा के लिए मैं तुम्हें आगे बहुत परेशान करने वाली हूँ। लेकिन भैरव ने यति की बातों को नजरअंदाज कर उसे बेड पर लिटा दिया और उसके हाथों को उसके ही दुपट्टे से बांधने लगा और फिर उसके करीब आकर उसके बालों को समेटते हुए उससे कहा, आज तुम मेरी कैद में हो जैसे उस दिन मैं तुम्हारी कैद में था। भैरव ने यति को धीरे से सहारा देकर उठाया और फिर उसकी पीठ पर अपने होठों की छाप छोड़ते हुए अपने दांतों से ही उसकी डोरियों को खोलने लगा। तुम जानना चाहती हो ना कि मैं क्या चाहता हूं? कहते हुए वो यति के गले को चूमने लगा। गुड़िया, मैं तुम्हें बहुत चाहता हूं, तुम पर सिर्फ अपनी नजर चाहता हूं और तुम्हारी नजरों में मैं हमेशा के लिए बसना चाहता हूं। जिस तरह से बार बार भैरव यति को गांव वालों के सामने आने के कारण कंप्लेन कर रहा था और जिस तरह से वो उसे सबकी नजरों से बचाकर रखने की बात कर रहा था, वो सब बातें सुन यति के दिल में अजीब सी हलचल होने लगी थी। भैरव उसके लिए धीरे धीरे पॉजिटिव होता जा रहा था। इस पर उसे खुश होना चाहिए या चिंता करनी चाहिए वो समझ नहीं पा रही थी। यति पंचायत से वापस आई तो उसने भैरव को अपने कमरे में पाया। वो आज अलग ही मूड में था और पंचायत में किए यति के गुस्से से थोड़ा नाराज भी नजर आ रहा था। वो यति को बार बार दुनिया की नजरों में आने से मना कर रहा था और उसकी बातें यति के दिल में अजीब सी हलचल पैदा कर रही थी। तुम मेरा साथ दोगी? मेरी बात मानोगी ना? आज हमारे बीच में न तो कोई जंजीर है और न ही कोई तीसरा। आज सिर्फ मैं और तुम। और बाबा आ गए तो? बाबा शाम से पहले पंचायत से वापस नहीं आएंगे और वैसे भी महल के इस कमरे में मेरे और तुम्हारे बीच कोई नहीं आने वाला। ठीक है, लेकिन तुम मेरे हाथ तो खोल दो कम से कम, ताकि मैं तुम्हें अपनी बाहों में भर सकूं। बिल्कुल भी नहीं। मैंने कहा ना कि ये तुम्हारे लिए एक सजा है और इस सजा में तुम मेरी कैदी रहोगी, जैसे पिछली बार मैं तुम्हारा कैदी था। अरे अब तुम मुझे डरा रहे हो। लेकिन भैरव उसकी बात को नजरअंदाज करके उसे फिर से चूमने लगा। यति के जिस्म पर भैरव की पकड़ इतनी ज्यादा मजबूत थी कि वो भैरव के साथ खुद को पूरा महसूस कर रही थी। उसके जिस्म पर भैरव के प्यार की निशानी अपनी छाप छोड़ते हुए उसके पिछले सारे बुरे निशानों को मिटा रही थी। भैरव ने अपनी नजरें उठाकर यति की आंखों में देखा तो उसकी नजरों को अपने ऊपर ही पाया। शर्माकर भैरव ने उसकी आंखों पर अपने हाथ को रख दिया। तुम्हारी आंखें हमेशा मुझे न जाने क्यों शर्माने पर मजबूर कर देती हैं। मैं कुछ कर ही नहीं पाता, नहीं कुछ कह पाता। तुम्ही ने तो कहा था कि मैं तुम्हें अपनी आंखों में भर लूं, बस मैं यही कर रही हूं। अगले ही पल अचानक यति ने अपने बंधे हुए हाथों को भैरव के गले में डालते हुए पलटकर भैरव को बेड पर खींच लिया और खुद उसके ऊपर आ गई। भले ही आज मैं तुम्हारी कैदी हूं, लेकिन आज भी तुम पर सिर्फ इस कैदी की ही मर्जी चलने वाली है। उसने भैरव के होठों को चूमना शुरू कर दिया और उसके कुर्ते को निकालकर दूसरी ओर फेंक दिया। तुम ठीक से मेरे कंधे तक भी नहीं आ पाती और अपनी हुकूमत दिखाओगी मुझको। वैसे तो तुम्हारी हर बात मेरे लिए हुक्म है, लेकिन आज ये मुश्किल है। भैरव ने उसे अपनी बाहों में भर लिया और उस पर अपना जुनून से भरा प्यार न्यौछावर करने लगा। शाम गहरी होने को थी। महल में अभी भी कुछ ज्यादा हलचल नहीं थी।
भैरव यति को अपनी बाहों में लिए हुए उसके साथ बेड पर लेटा हुआ था। अचानक ही यति ने मुस्कुराते हुए भैरव की ओर देखा। तो मेरा शर्मीला और सीधा साधा पति आज अचानक से इतना शरारती और रोमांटिक कैसे हो गया? मुझे नहीं पता था कि तुम अंदर से ऐसे भी हो। भैरव ने यति के माथे को प्यार से चूमते हुए एक बार फिर से उसे अपनी बाहों में भर लिया। आज मैंने पंचायत में तुम्हें जिस रूप में देखा, उसे देख मुझे तुम पर बहुत फक्र हुआ, साथ ही तुम्हारी बहुत फिक्र भी हुई। अचानक मेरे दिल में तुम्हारे लिए एक अलग ही तड़प सी उठने लगी और मैं आ गया सब कुछ छोड़कर तुम्हारे पास, तुम्हारे लिए, मेरे लिए। अब आ गए हो तो फिर से छोड़कर मत जाना प्लीज। उसकी बात पर भैरव ने उसे और जोर से अपनी बाहों में जकड़ लिया, जैसे उसने उसकी बात का जवाब दे दिया हो। बस गुड़िया, अब हम कभी दूर नहीं होंगे, वादा है मेरा तुमसे, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। और हाँ, यहाँ आने से पहले मैं हमारे उस छोटे से मिट्टी के घर को तुम्हारे लिए सजा कर आया हूँ। और सबसे जरूरी बात, बाबा ने इजाजत दे दी है। अब हमें यहाँ रहने की जरूरत नहीं। अब हम अपनी एक नई जिंदगी शुरू करेंगे, वही जिंदगी जो तुम्हें चाहिए थी, जिसमें सुकून, शांति हो और कोई खून खराबा न हो, जहाँ न कोई दुश्मनी हो। एक ऐसा घर जहाँ सिर्फ प्यार और साथ हो। सच में? बाबा ने जाने के लिए हाँ कह दिया? हाँ, बाबा ने हाँ कह दिया। अब हम साथ रहेंगे, हमारा एक छोटा सा संसार होगा। मैं दिन भर खेत में मेहनत करूंगा और तुम घर पर मेरा इंतजार करना। कभी कभी मुझे खाना देने के लिए आना, मुझे अपने हाथों से खाना खिलाना, अपने आंचल से मेरा पसीना पोंछना। मैं ऐसी जिंदगी तुम्हारे साथ जीने के लिए कब से इंतजार कर रहा हूं। मुझे तुम्हारे साथ बूढ़ा होना है और अपने बच्चों को बताना है कि कैसे उनकी इस छोटी सी माँ ने मेरी इज्जत लूटने की कोशिश की थी। हाँ, ये तो तुम उन्हें सबसे पहले बता देना। यति बेड से उठने लगी, लेकिन तभी भैरव ने उसके हाथ को पकड़कर उसे रोक लिया और फिर उसे अपनी गोद में उठा लिया। अरे, अब ये क्या कह रहे हो? तुम्हें नहाना है ना, तो मैं सोच रहा था कि क्या हम दोनों एक साथ। हे भैरव, हम जानत है तुम अंदर ही हो, जल्दी से बाहर आ, यहाँ देख क्या हो गया है। बाबा साहिब की आवाज सुन यति सकपका गई और भैरव की शक्ल देखने लगी, लेकिन अगले ही पल उसने बाबा साहिब की आवाज में घबराहट नोटिस की। उसका दिल बेचैन हो उठा। सब ठीक तो है ना? कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं? बाबा साहिब की आवाज सुन भैरव ने आदतन उन्हें जवाब दे दिया था। जी बाबा, बस अभी आया। तुम पागल हो? बाबा ने तुम्हें यहाँ आने से मना किया था। अब उन्हें पता चल गया कि तुम सच में अंदर हो। और मेरे कपड़े कहाँ हैं? मैं ये चादर लपेट कर तो बाबा के सामने नहीं जा सकती ना। तुम्हें बाबा को जवाब देने की क्या जरूरत थी? तुम चिंता मत करो, तुम तैयार हो जाओ, मैं देखता हूँ। भैरव अपनी हालत में सुधार कर कमरे से निकला और बाबा साहिब के सामने जाकर खड़ा हो गया। आपने मुझे जिस काम के लिए भेजा था वो काम हो गया है बाबा। सारे कामों को छोड़ो, पहले ऊ के बारे में बात करो। ऊ का क्या हुआ? उसने अपना मुंह नहीं खोला बाबा, बल्कि पुरानी सारी बातों को बार बार दोहराए जा रहा था। ऊ पिल्ले को जमीन पर लाना पड़ेगा। तुम समर्थ के साथ जल्दी से ऊ को लेकर जाओ कहीं और। कैसे ऊ के फरार होने के लक्षण नजर आ रहे हैं। हमारा काम नहीं बिगड़ना चाहिए भैरव, चाहे फिर कितनों के भी गलों को तोड़ मरोड़ कर आओ तुम। ये काम मैंने पहले ही कर दिया है बाबा, और कार्तिक इस वक्त अपने कमरे में सोया हुआ है। ज्यादा शराब पीने के कारण उसकी हालत बहुत बुरी हो गई थी और मैं उसे भी अपने साथ ले आया। मुझे भी वहां खतरे का अंदाजा हो गया था। मुझे पता नहीं था कि अब आगे क्या करना है, क्योंकि आपने इससे ज्यादा और कुछ बताया नहीं था। तो अब वो तहखाने में है बाबा। मेरे पास उससे ज्यादा सुरक्षित जगह नहीं थी, लेकिन अब उसे यहां से निकालना थोड़ा सा मुश्किल है। अगर जरा सी देर हो जाती तो शायद आपकी बहू उसे देख लेती। इधर बाबा साहेब और भैरव आपस में बात कर रहे थे कि तभी यति भी जल्दी से तैयार होकर वहां आ गई। बाबा, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपकी बात नहीं मानी। किस बात के लिए माफी मांग रही हो? अच्छा, जो पंचायत में हुआ ऊ के लिए या फिर जो यहाँ हुआ ऊ के लिए? दोनों ही बातों के लिए माफी चाहती हूँ। आपने कहा था कि मैं भैरव से नहीं मिल सकती, लेकिन मैंने आपकी बात नहीं मानी। भैरव मुझसे मिलने महल में आ गया, बस इसलिए मुझे माफ कर दीजिए। और पंचायत में जो भी मैंने किया उसके लिए भी मैं माफी मांगती हूँ। लेकिन आप पर कोई हमला करे, आपसे कोई ऊंची आवाज में बात करे
ये बात मुझसे बर्दाश्त कैसे हो सकती थी? एक बेटी कभी भी अपने पिता का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकती, लेकिन मैं दोबारा ऐसी गलती करने से बचूंगी। मैं अपनी मर्यादा में रहूंगी। बस आपसे एक विनती है, आप भैरव को अब किसी भी तरह की सजा मत दीजिएगा। हम उसको सजा काहे देंगे बहुरिया? ऊ की सजा तो पहले ही पूरी हो चुकी है। अब ऊ आजाद है और तुमसे मिलने के लिए यहाँ आ भी सकता है। और आज जो पंचायत में तुमने किया उसके लिए हमको तुम पर फक्र है। बिटिया, अब बारी है तुमरी इस परिवार के लिए अपनी जिम्मेदारी को निभाने की और पंचायत के सलाहकार पद को संभालने की। हम ये चाहते हैं कि जैसे हमरे तीनों बेटे अपनी अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हैं, वैसे तुम भी उनके साथ कदम से कदम मिलाकर अपनी जिम्मेदारी निभाओ। लेकिन यति का ध्यान इन सारी बातों में सिर्फ भैरव को सजा ना देने वाली बात पर आया। इसका मतलब अब आप भैरव को कोई सजा नहीं देंगे? अरे नहीं देंगे भाई। यति बहुत खुश हो गई, क्योंकि अब वो भैरव के साथ रह सकती थी और साथ ही अब उसके पास खाली वक्त गुजारने के लिए कई जिम्मेदारियां भी थी। वो गांव की ठकुराइन तो थी ही, लेकिन अब से पंचायत की सलाहकार भी थी। उसे इस बात की बहुत खुशी हो रही थी। शाम हो चुकी थी और यति अपने कमरे में ही थी कि तभी उसे कार्तिक के कमरे से कुछ आवाज सुनाई दी। उसे कुछ अटपटा लगा तो वो उसके कमरे की तरफ चली गई। उसने जैसे ही कार्तिक के कमरे का दरवाजा खोला तो पाया कि कार्तिक अपने सिर को पकड़े हुए बेड पर लेटा कराह रहा था। उसकी आंखें बंद थी, जिनसे आंसू बह रहे थे। यति घबरा गई, लेकिन फिर वो चुपचाप से उसके कमरे के अंदर गई और कार्तिक के माथे को हाथ लगाकर चेक करने लगी तो उसे बुखार था। वो अब भी अपने बालों को पकड़े नशे की हालत में कराहे जा रहा था और कुछ बड़बड़ाए जा रहा था। यति ने जल्दी से कार्तिक को दवा दी और फिर उसके सिर को धीरे से उठाकर उसे पानी पिलाते हुए कहने लगी, इतने दिनों से कहाँ थे तुम और यहाँ कब आए? मैंने सबसे पूछा, लेकिन किसी ने भी कुछ नहीं बताया। मुझे तुम्हारी कितनी चिंता हो रही थी और अचानक से तुम्हारी तबीयत इतनी खराब कैसे हो गई है? यति की आवाज सुन कार्तिक ने अपनी आंखें खोली और उसे देखने लगा। अचानक नशे की हालत में उसने यति के हाथों को अपने हाथों में जकड़ लिया और कहने लगा, तुम्हारा कितना इंतजार किया मैंने लेकिन घर के सभी लोग मुझे तुमसे दूर रख रहे थे। मुझे बाबा ने बाहर भेजा था। तुम जानती हो ना, मुझे तुम्हारी फिक्र होती है। तुम्हें थोड़ा सा भी दुखी देखता हूं तो मेरा दिल दुखने लगता है। कार्तिक का इस तरह से हाथ पकड़ना यति को अजीब सा लगा और उसकी बातें भी यति को अच्छी नहीं लग रही थी। तुम्हें आराम की जरूरत है, तुम आराम करो, ये सब बातें हम बाद में कर लेंगे। वो हमारी कैद में है, वो यहीं नीचे तहखाने में है। तुम पर हाथ उठाने वाले हर इंसान को सजा मिलेगी और उन्हें सजा देंगे हम। वो तुम्हारा भाई, मार देंगे उसे हम। क्या उन्हें कैद कर लिया है और मुझे बताया भी नहीं किसी ने? ये कब हुआ? कार्तिक, होश में आओ। कौन जानता है इसके बारे में? बताओ मुझे। सब जानते हैं। जिसके हाथ तुम आजकल अपनी जिंदगी बिताने के सपने देख रही हो, उसने ही तुम्हारे उस घटिया भाई को पकड़ा है। उसने ही उसकी बद से बदतर हालत की है और इस वक्त तुम्हारा भाई इस कगार पर पहुंच चुका है जहां जिंदगी उसे छोड़ने को उतारू है और मौत उसे अपना नहीं रही। शायद तुम भूल गई हो कि तुम एक जानवर के साथ रहने के लिए राजी हुई हो। क्यों कर रही हो ऐसा? तुम जानती हो ना कि मैं तुम्हें कितना पसंद करता हूँ। तुम्हें उस भैरव के साथ रहने की कोई जरूरत नहीं है। छोड़ दो उसे और वापस मेरे पास आ जाओ। मैं तुम्हें जिंदगी की हर खुशी दूंगा। तुम्हें मजबूरी में अब उसके साथ रहने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारा साथ दूंगा। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, बेइंतहा प्यार। जब सबको पता था तो मुझे क्यों नहीं बताया गया? और भैरव ने मुझसे ये बात क्यों छिपाई? यति को
कार्तिक ने नशे में अंकुश के तहखाने में कैद होने की बात बता दी, जिसे सुन यति शॉक हो गई। कार्तिक अब भी नशे में बड़बड़ाया जा रहा था कि तभी यति अचानक गुस्से में उसे वहीं छोड़ तहखाने की तरफ जाने लगी। जब वो वहां पहुंची तो उसके सामने का नजारा दिल दहला देने वाला था। उसने देखा कि अंकुश को बेहद बिगड़ी हालत में भी जंजीरों से जकड़कर लटकाया हुआ था। उसे देख यति का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। अंकुश की नाजुक हालत को नजरअंदाज करके वो गुस्से में तिलमिलाकर उसके पास पहुंची और एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर जड़ दिया। मैंने हमेशा तुम पर भरोसा किया था, क्योंकि उस घर में एक तुम ही थे जो मेरा सहारा था, जिस पर मैं आंखें बंद करके यकीन करती थी। लेकिन तुमने मृत्युंजय की जान ले ली। अब तुम यहाँ तक आ ही गए हो तो वो राज की बात भी पूछ ही लो जो तुम्हारे मन में है। उसकी बात सुन यति के हाथ पैर कांपने लगे। वही एक बात जो उसे चैन से जीने नहीं दे रही थी। उसने भी ठान लिया कि आज वो सच को जानकर ही रहेगी। मेरी माँ की जान किसने ली थी और उन्हें वो भयानक सजा क्यों दी गई? आ गई ना मुद्दे पर। यही तो जानना चाहता था मैं। तेरे मन का असली सवाल नहीं बताऊंगा, क्योंकि अगर बता दिया तो तुम लोग सच में मेरी जान ले लोगे। तुम्हारी जान तो वैसे भी जाएगी ही, लेकिन अगर तुमने मेरे सवालों का जवाब दे दिया तो शायद तुम्हें थोड़ी तकलीफ कम मिले। तो सुन, सच ये है कि तेरी माँ जैसी घटिया औरत को बहुत पहले ही मर जाना चाहिए था। मुझे बस इस बात का अफसोस है कि मैं उसे अपने हाथों से नहीं मार पाया, लेकिन जितनी दर्दनाक मौत उसके नसीब में थी, शायद उतनी दर्दनाक मौत तो मैं भी उसको ना दे पाता। यति का गुस्सा अब 7वें आसमान पर पहुंच गया, मगर साथ ही उसकी आंखों से आंसू भी बहने लगे। बकवास मत करो। अपनी घटिया जुबान से माँ का जिक्र भी मत करना। घटिया मेरी माँ नहीं बल्कि तुम हो। तुम्हारा वो पूरा खानदान घटिया है जिसने मेरी माँ की जिंदगी बर्बाद कर दी, और मुझे बस इसी बात का दुख है कि मैं उसी खानदान का एक हिस्सा हूँ जिससे मैं खुद नफरत करती हूँ। गुस्से में पागल हो चुकी यति ने अंकुश को लगातार थप्पड़ मारने शुरू कर दिए। बोलो, आखिर क्या वजह थी जिससे तुम सब मेरी माँ से इतनी नफरत करते हो, और उनकी मौत के लिए भी तुम लोगों ने इतनी साजिश रची? क्यों मारा मेरी माँ को तुम लोगों ने? किसने ली उनकी जान? बोलो। यति जितने भी थप्पड़ अंकुश को मार रही थी, खून से लथपथ अंकुश उतना ही हंसता जा रहा था। मजा आ रहा है तुझे ऐसे तड़पते देखकर। मजा आ रहा है। तेरी माँ भी ऐसे ही तड़प रही थी तुझे बचाने के लिए, और फिर उसे जला दिया उसने। किसने? बताओ, किसने जलाया था उन्हें और क्यों? तू भी तड़प और तड़प तड़प के जिंदगी गुजार अपनी। बल्कि तूने तो वो किया है जिसके बाद अब तू और भी ज्यादा जिल्लत भरी जिंदगी गुजारेगी। मुझे सच्चाई बताओ, वरना मैं ही तुम्हारी जान ले लूंगी। और अगर मैं ऐसा नहीं कर भी पाई ना, तो भैरव तुम्हें सजा देगा, क्योंकि तुमने उसके भाई की जान ली है। और तुम जानते हो तुम अब तक क्यों जिंदा हो? क्योंकि बाबा ने सबको रोक कर रखा है, लेकिन भैरव को नहीं रोका जा सकता। भैरव? बहुत भूल रही है तू उस भैरव पर। तुझे पता भी है कि वो भैरव असल में कौन है? बकवास बंद करो और सच बताओ मुझे। मेरे सच बोलते ही तुम लोग मुझे मार दोगे। नहीं बताना मुझे कुछ भी। तुम्हारी सजा यही है कि तड़पो तुम बिना सच्चाई जाने ही जिंदगी भर। यति समझ रही थी कि अंकुश सिर्फ उसे बातों में बहलाया जा रहा था, और वो ये भी जानती थी कि अंकुश के इतना कुछ करने और उसकी इतनी बुरी हालत होने के बावजूद भी इसे किसी वजह से ही जिंदा रखा गया है। लेकिन अंकुश का उसे इस तरह से टालना यति के गुस्से को और भड़काए जा रहा था। अचानक उसने अपनी कमर में से उस खंजर को निकालकर उसे अंकुश के गले पर टिका दिया। मुझे लगता है कि तुम्हें अब मर जाना चाहिए। तुम्हारी इस फिजूल जिंदगी की किसी को जरूरत नहीं, और तुम्हारा जो भी मकसद था मेरे साथ दुश्मनी निभाने का, मैं वो पूरा नहीं होने दूंगी। इसलिए अब तुम्हें मर जाना होगा। यति की आंखों में अंकुश को अपने लिए मौत साफ नजर आ रही थी। यति ने भी अथाह गुस्से से जूझते हुए
उस खंजर को अंकुश की गर्दन पर रगड़ना शुरू कर दिया। तुम्हारी जान इतनी आसानी से नहीं ली जानी चाहिए। शायद ऐसा ही मेरी माँ को भी महसूस हुआ होगा जब तुमने उन्हें जलाया था उस भयानक बारिश की रात में। तुम्हें भी एक तड़पने वाली मौत मिलनी चाहिए। घंटों तक तिल तिल कर मरना चाहिए तुम्हें। शायद तब जाकर मुझे थोड़ा सुकून मिले। यति अब भी अंकुश के गले पर रखे अपने खंजर को धीमे से रेतते हुए उसे जानलेवा नजरों से घूर रही थी। उसके जैसे ही जानवर हो गई हो तुम। उसकी आंखें गुस्से और आंसुओं से लाल हो चुकी थी। ये सुन यति के हाथों में पकड़े उस खंजर की चाल एकदम से तेज हो गई। कभी कोशिश की है तूने बाबा साहब से अपनी माँ के बारे में पूछने की? आखिर ऐसे कैसे उन्होंने दुश्मन की बेटी को अपनी ही बेटिया बना लिया? तू अभी कुछ नहीं जानती। सच्चाई वो नहीं है लड़की जो नजर आ रही है तुझे। सच्चाई वो है जिसके बारे में तू सोच भी नहीं सकती। मुझ पर अपना ये खंजर रेतने के बाद जाकर सिर्फ एक बार अपने बाबा साहब से पूछना, जिनको तुम अपना बाप बना चुकी हो, कि आखिर क्या रिश्ता है उनका तुम्हारी माँ के साथ। आखिर क्यों वो तुमको संजोकर अपने दिल के करीब रख रही है? क्यों वो तुम्हारी माँ की मौत पर भी कुछ नहीं कर पाए?